नमस्कार, देश की बात में हाजिर है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दुनिया भर में चिंताएं बढ़ा दी हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे सतर्क रहने की चेतावनी दी है। 14 देशों में ये फैल गया है नया वेरिएंट और 200 से अधिक संक्रमित हुए हैं। हमारे देश में दक्षिण अफ्रीका से कर्नाटक लौटा एक यात्री कोरोना संक्रमित पाया गया। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट से अलग लक्षण है इसके, इसलिए खास निगरानी रखी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने संसद में कहा है कि हालांकि नया वेरिएंट विदेश में पाया गया है, हमारे देश में अब तक इसका कोई मामला रिपोर्ट नहीं हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र से मांग की है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस वाले देशों से उड़ानों को बंद करें। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि पिछली बार भी केंद्र ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी लगाने में देरी की थी। दिल्ली में 10 नवंबर के बाद लौटे लोगों की ट्रैकिंग और टेस्टिंग होगी। राजधानी में एलएनजेपी अस्पताल ओमिक्रॉन के लिए निर्धारित किया गया है। राहत यह है कि ये जो वेरिएंट है आरटी-पीसीआर टेस्ट से डिटेक्ट हो सकता है। इसके लक्षण भी हल्के बताए जाते हैं, लेकिन ये फैलता बहुत तेजी से। बहरहाल इसका जो असर देश में क्या पड़ सकता है, चर्चा गर्म है, क्योंकि एक तरफ फिर से ग्लोबल शटडाउन का खतरे की चर्चा है, दूसरी तरफ इजरायल, जापान ने विदेशियों की एंट्री पर रोक लगाई है। भारत सरकार ने भी एडवाइजरीज तो जारी कर दी हैं। तो इस पूरे मामले को समझने के लिए आगे बढ़ने से पहले कर्नाटक से जो कुछ तस्वीरें हैं आपको दिखा देते हैं। कर्नाटक में एक पर्यटक स्थल है कोडागु। यहाँ की जो सीमाओं पर इन लोगों ने बंदिशें लगा दी हैं, नियम लगा दिए, क्योंकि प्रशासन को डर है कि ये टूरिस्ट सीजन में बहुत भीड़ इकट्ठा यहाँ पे हो सकती है और ये हॉटस्पॉट बन सकता है। तो कर्नाटक के कोडागु के दृश्य हैं। पर्यटक स्थल होने के बावजूद यहाँ पर सख्त नियम लगा दिए गए हैं कि भीड़ ना यहाँ पर जुट सके। तो बहरहाल हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, दो वरिष्ठ डॉक्टर्स, डॉक्टर अरविंद कुमार, चेयरमैन इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट सर्जरी, मेदांता हॉस्पिटल हमारे साथ हैं। डॉक्टर डीएस राणा, चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट सर गंगाराम अस्पताल हमारे साथ हैं। डॉक्टर अरविंद कुमार, मैं पहले सर आपसे जानना चाहूंगी, जो ये नए वेरिएंट की चर्चा है, इस चर्चा को हम कितना गंभीर माने, क्या कहेंगे आप लोगों से? निधि जी, पहले तो सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार और डॉक्टर राणा को मेरा सादर नमस्कार। इस वेरिएंट के बारे में सूचना मिले हुए अभी थोड़े ही दिन हुए हैं। दो चीजें बड़ी क्लियर कि ये साउथ अफ्रीका में, जहां प्रेटोरिया में ये पाया गया था और मीडिया वगैरह बाकी गया है, तो ये बहुत तेजी से फैलता है। इसकी बात तो पुष्टि, जो अगली चीज हमें जानना है कि इसकी डिजीज की सिवियरिटी स्ट्रेन से ज्यादा है कि नहीं, आईसीयू एडमिशन का खतरा, मोर्टेलिटी कुछ ज्यादा है कि नहीं, और शायद इससे ज्यादा हम सब लोग इसको उम्मीद वेट कर रहे हैं, जो वैक्सीन हम ले चुके हैं वो इस पर कारगर है कि नहीं। ये बहुत सारे सवाल हैं जिस पर भविष्य में ये किधर जाएगा ये सब निर्भर करता है। तो निधि जी, अभी इनमें से ज्यादातर सवालों के कॉन्क्रीट आंसर आना बाकी है। चंद दिनों में, हफ्ते 2 हफ्ते में धीरे धीरे आंसर आना है। लेकिन एक चीज क्लियर है, यह फिर से कोरोना को सेंटर स्टेज पे ले आया है। यह एक पोटेंशियली सीरियस सिचुएशन है और अभी समय रहते हम इस पे जितना ज्यादा ओवर रिएक्ट करके इसको अपने देश में आने से और फैलने से रोक लें, वही हमारी बेस्ट स्ट्रेटेजी होगी। आपको याद होगा लास्ट ईयर भी हमने ऐसे ही किया था। यूरोप में सेकेंड वेव चल रही थी और हम बड़े निश्चिंत बैठे थे, नहीं नहीं हमारे यहाँ तो कोई केस नहीं आया, फिर कुछ केसेस आए और वो जंगल की आग की तरह फैल गए। तो हम कॉम्प्लेसेंट ना हो कि हमारे देश में नहीं आया है। अगर ये आ गया तो फिर इसको फैलने से हम रोक नहीं पाएंगे। इसको आने से रोकना, इसकी बहुत ही सख्त निगरानी करना, सर्वेलेंस करना, और मैं चाहूंगा कि हमारे एयरपोर्ट्स पे बहुत सीरियस चेकिंग हो। मैं खुद रिसेंटली पास हुआ था और मैंने देखा था कि आरटी-पीसीआर हो रहा था, बट वो एक ना खाना पूरी सी हो रही थी, ऐसे ही मुंह में लगाया। आप ये बात अहम कह रहे हैं कि हमें बिल्कुल सजग और सचेत रहना है, टेस्टिंग करनी है। डॉक्टर राणा, मैं आपसे समझना चाहूंगी, आप इतने बड़े अस्पताल को आप देख रहे हैं, क्या वहां पर किस तरह की, क्या कुछ इंतजामों में फिर से आप लोग बदलाव ला रहे हैं, या आप लोगों की क्या कंसर्न्स हैं? सर, आपके क्या सुझाव हैं?
मैं अरविंद के साथ फिर उसको स्ट्रेस करना चाहता हूं कि हमें हमेशा ही रोकथाम पर अपनी पूरी तवज्जो देनी चाहिए ताकि वायरस फैल नहीं सके। जब वायरस आ जाएगा तो हम सर्टनली पहले से बेटर तैयार हैं। जो सेकंड वेव से और फर्स्ट वेव से हमने अनुभव किया है, हम तैयार हैं। पर मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि जब भी ऐसे प्रकृति का एक महामारी आती है तो उसका मैग्नीट्यूड को किसी के लिए इमेजिनेशन करना बहुत मुश्किल है। हम सोचते हैं कि मैग्नीट्यूड वैसी होगी, अभी तक भी पता नहीं है कि इसकी विरुलेंस कितनी है। मान लो ज्यादा वो होंगे तो कितनी विरुलेंस है और ज्यादा पेशेंट आईसीयू की जरूरत है, तो उसके मुताबिक सर्टनली हमारे पहले से तो बेड है ज्यादा तैयार होंगे जितने मेजर हॉस्पिटल हैं। पर अब इस वक्त तो इसी में ध्यान है कि इसकी रोकथाम की जाए। और मैं तो जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि जो सेकंड डोज नहीं लगवा रहे हैं वो प्लीज सेकंड डोज जल्दी से जल्दी लगवाएं। बच्चों की सरकार जो पिकनिक कमेटी जल्दी से जल्दी डिसाइड करें, उनकी वैक्सीनेशन करें। और हेल्थ वर्कर के लिए मेरे ख्याल में टाइम आ चुका है कि हेल्थ वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर जो है उनको बूस्टर डोज जरूर लगनी चाहिए। तो इस पर स्ट्रेस करना चाहता हूँ कि वैक्सीनेशन चाहे विरुलेंस कैसे होगी, वेरिएंट कोई भी होगा, कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन तो मिलेगी और वो मिलती रहेगी। वेरिएंट तो आते ही रहेंगे। बिल्कुल सर, आप ये बहुत अहम बात करें कि अभी हमारी जो टीकाकरण का अभियान था वो थोड़ा सा ढीला पड़ गया था, तो उसको एक बार फिर से मजबूती से चलाने की ज़रूरत है। और जिन्होंने सेकेंड डोज नहीं लिए, क्योंकि अभी तो चर्चा बूस्टर डोज की हो गई, तो वो भी बहुत अहम है। डॉक्टर अरविंद, मैं आपसे ये समझना चाहूँगी, आपका माइक पहले थोड़ा सा रसल कर रहा था सर। ठीक है, हमें कंप्लेसेंट इस समय नहीं होना है, हमें बहुत ध्यान रखना है, अपने इस समय सतर्क अलर्ट रहना है, लेकिन एक आम नागरिक इस समय क्या कर सकता है? क्योंकि एक तरफ ये चर्चा भी, ये जानकारी आ रही है जो नया वेरिएंट है वो उसके हल्के सिम्टम्स हैं, हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं, तो कहीं हम कंप्लेसेंट ना हो जाएं, राहत की बात समझ के कि इतना सीरियस नहीं हो ये। निधि जी, हमारा जो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाला है वही स्ट्रेटेजी रहेगी। नंबर 1, हम सब टीकाकरण को पूरी तरह से कंप्लीट करें। देखिए 120 करोड़ के करीब टीके लग चुके हैं, लेकिन बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऐसी है जिन्होंने एक डोज लगवाई है और सेकंड डोज अभी नहीं लगी है। तो हम जानते हैं कि पूरा प्रोटेक्शन 2 डोज लगने के बाद आता है। तो पहली अपील मेरी सभी दर्शकों से है कि जिन्होंने एक भी डोज नहीं लगवाई है वो तुरंत जाके पहली डोज लगवाएं, और जिन्होंने एक लगवा के छोड़ दिया है वो तुरंत जाके सेकंड डोज लगवाएं। ये स्टेप नंबर 1 है जो हमें हर हालत में करना है। स्टेप नंबर 2, मैं पिछले चंद हफ्तों से देख रहा हूं कि जो पार्टियां हैं और जो इस तरह के बाजार, मॉल्स, मतलब लाइफ बिल्कुल नॉर्मल की तरफ आने लगी है, और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, ये दोनों चीजें करीब करीब फिर से खत्म हो रही हैं। और हम जानते हैं कि यही दोनों हमारे बचाव के सबसे सक्षम, सबसे इफेक्टिव तरीके हैं। तो हमें कॉम्प्लेसेंसी नहीं आनी चाहिए, और एक तरफ वैक्सीन लगवाएं और दूसरी तरफ मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, और जहां तक संभव हो भीड़ भाड़ इकट्ठी ना करें। अगर ये प्रिकॉशन हम लेते रहे तो कहीं ना कहीं संक्षेप में कि बाहर से जो फ्लाइट्स आ रही हैं उनको रोका जाए या नहीं, कुछ देशों से, वो जरूरी है कि नहीं? देखिए, मेरा एज ए डॉक्टर क्लियर कट मामला है कि जो हमने कहर सेकंड वेव में देखा है, मैं किसी कीमत पे अपनी बची हुई जिंदगी में ऐसा कहर नहीं देखना चाहूंगा। इसलिए वो हर काम जो इस वेरिएंट को इंडिया में आने से रोक सकता है, मैं उसको करने के लिए तैयार हूं। इवन इफ इट मींस ओवर रिएक्शन, आई वुड एग्री। मेरे हिसाब से जिन भी कंट्रीज से सस्पिशन है, फ्लाइट्स पे रोक लगनी चाहिए और एयरपोर्ट पे बहुत सख्ती के साथ उनकी सर्वेलेंस होनी चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर राणा, संक्षेप में आपका क्या सुझाव है जो फ्लाइट्स बाहर से आ रही हैं उसको लेकर सरकार को? मेरा सुझाव है, जो अरविंद जी कह रहे हैं, हमें हर स्टेप लेना चाहिए कि किसी न किसी तरह से इस वायरस को आने से रोकना है। क्योंकि एक दफा वायरस इस देश में आ गया है तो जैसे अरविंद जी ने कहा कि अब तो माहौल ऐसा हो गया कि लोगों ने वही समझना शुरू कर दिया, जैसे जनरली समझते थे कि कोरोना तो भाग गया है। पर हमें सबको ये याद रखना है कि कोरोना भी जिंदा है और वो कई बहरूपिया कई रूपों में आएगा, और आने वाले ये जरूरी नहीं, अभी तो ओमिक्रॉन की बात कर रहे हैं, हो सकता है 15 दिन के बाद कुछ और वेरिएंट आ जाएगा। अभी अगला साल भी जहां तक मैं समझता हूँ
कि 2022 में कोविड जिंदा रहेगा, किसी न किसी तरीके जिंदा रहेगा और कहीं ना कहीं अपना मुंह उठाता रहेगा। अभी तो हम साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं, हो सकता है 15 दिन के बाद इंडिया से कोई वेरिएंट निकला आएगा। तो हम अभी तो ये हो गया कि है ही नहीं, खत्म हो गया है। जो है अभी शादियों का मौसम है, ऊपर से इलेक्शन है, तो कोई पहनते नहीं। शहर में थोड़ा बहुत झूठा मास्क ही पहनते हैं, गाँव वगैरह में तो पहनता कोई नहीं। बिल्कुल सर, आप दोनों ने बहुत अहम बात की, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और एक बार फिर से सरकार को इन सबका, ये डॉक्टर्स का यही कहना है कि ओवर रिएक्शन भले ही लगे, लेकिन इस वेरिएंट को देश में आने से रोकने के लिए हर कदम उठाने की अगर जरूरत पड़े तो उठाने चाहिए, फ्लाइट्स रोकनी पड़े तो रोकनी चाहिए। बहरहाल इसी खबर को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए आपको बता दें कि जो नए वेरिएंट के खतरे ने महाराष्ट्र में वैक्सीनेशन की स्पीड बढ़ा दी है। जो निजी सेंटर खाली पड़े थे और वैक्सीन बर्बादी का डर था, उन सेंटर्स पर अच्छी संख्या में लोग जुटने लगे हैं। महाराष्ट्र में सोमवार को 11 लाख टीके लगे, नवंबर महीने में एक दिन में सबसे ज्यादा। ये करीब 2 हफ्ते पहले की तस्वीर है जब निजी वैक्सीनेशन सेंटर एकदम खाली पड़े थे, और ये ताजा तस्वीर है जहां लोग टीके के इंतजार में खड़े हैं। ज्यादातर लोग अपनी दूसरी डोज लेने आए हैं। कुछ बुजुर्ग भी दिखे जो अपनी पहली डोज ले रहे हैं, लेकिन कैमरे पर भला कौन मानने को तैयार होगा कि नए वेरिएंट ने वैक्सीन की दरकार पैदा की है। वो टाइम नहीं था, ऑफिस था, एवरीथिंग मतलब शिफ्टिंग था, घर का शिफ्टिंग था, तो उसमें टाइम निकल जाता। अभी क्या जरा टाइम मिल गया, सब कुछ काम हो गया है, तो वो हिसाब से ले रहे हैं। मेरा शिफ्ट चालू था ऑफिस का 1 to 10:30 बीच में एकदम। महाराष्ट्र में करीब 92 लाख लोगों ने समय पर टीके की दूसरी डोज नहीं ली है। मुंबई में ऐसे लोगों की संख्या करीब 3.5 लाख है। निजी सेंटर्स बताते हैं कि एक हफ्ते में करीब 10 गुना वैक्सीनेशन बढ़ा है। डर बड़ा फैक्टर है, तो स्टेट कोविड टास्क फोर्स का कहना है कि कारण तलाशने की जरूरत नहीं। ओमिक्रॉन नाम का नया स्ट्रेन डिटेक्ट हुआ है कोविड-19 वायरस का, तो उसकी वजह से जो है लोगों के मन में डर जो पैदा हुआ है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल दिख रहा है। और लास्ट 1 वीक में जो नंबर ऑफ पेशेंट्स या नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज जो थे जो वैक्सीन के लिए आ रहे वो काफ़ी मात्रा में बढ़ गए हैं। जो वैक्सीनेशंस के लिए लिमिटेड नंबर्स हो रहे थे वो अभी ऑलमोस्ट 5 to 10 टाइम्स बढ़ गए हैं। एंड एट द सेम टाइम उसमें अगर फर्स्ट और सेकंड डोज की बात करेंगे तो ज़्यादा करके उसमें जो आ रहे हैं वो सेकंड डोज जिनका डिलेड हुआ है वो लोग ज़्यादा पाए गए हैं। कई सारे लोग जिन्होंने की फर्स्ट डोज भी नहीं लिया था वो भी देखने को आ रहे हैं, और जिन्होंने सेकंड डोज अपना मिस किया था, जिनका सेकंड डोज ड्यू है, वो लोग भी आके वैक्सीन लेके जा रहे हैं। मेरे ख्याल से इस वक्त उनको वजह पूछना मुनासिब नहीं होगा कि किस वजह से वो लोगों ने वैक्सीन लेना टाला था, क्योंकि जबकि उनकी हिचक जो है दूर हो चुकी है, तो ये स्वाभाविक है कि हम उसको सपोर्ट करें, ना कि उसके ऊपर सवाल उठाएं। महाराष्ट्र में सोमवार को 11,09,531 लोगों ने टीके लगवाए। नवंबर महीने में एक दिन में ये सबसे ज्यादा रहा। इनमें से करीब 57% दूसरी डोज वाले रहे। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे आपको दिखाएंगे अब क्यों लग रहे हैं बैंक बचाओ देश बचाओ के नारे। बैंक बचाओ देश बचाओ नारे के साथ अब बैंकों के निजीकरण का विरोध हो रहा है। सरकार इसी सत्र में बैंकिंग संशोधन बिल लाने वाली है। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन के बैनर तले जंतर मंतर पर सैकड़ों बैंक कर्मी और उनसे जुड़े लोग इकट्ठा हुए हैं, जो बैंकों के निजीकरण के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ने की तैयारी में लगे हैं। दिल्ली का जंतर मंतर बैंक बचाओ देश बचाओ रैली चल रही है।
देश भर से बैंक कर्मचारी, किसान और छात्र इकट्ठा हुए हैं। इन लोगों का कहना है कि सरकार संसद के इसी सत्र में बैंकिंग संशोधन बिल लाने वाली है। अगर ये बिल पास हो गया तो सरकारी बैंक निजी हाथों में चले जाएंगे, जो देश के लिए घातक हैं। मुख्यमंत्री महोदय के पास 4-5 सवाल है। ये निजीकरण किसके हित में हो रहा है? ये क्या आम आदमी के हित में हो रहा है या चंद पूंजीपतियों के हितों में हो रहा है? अगर बैंक निजीकरण हो जाए तो ये आम नागरिक है, जिसका जो धनराशि है, जिसका जो जमा पैसा है, ये क्या सुरक्षित रहेगा? प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 500 से ज्यादा बैंक पहले ही दिवालिया हो चुके हैं। लोगों का करोड़ों रुपया डूब गया है। सरकार ने कॉरपोरेट का लाखों करोड़ों रुपए का लोन माफ कर दिया है। अब निजीकरण के बाद क्या कमजोर तबके के लोगों को बैंक की नौकरी में आरक्षण मिल पाएगा और क्या गरीब लोगों को सस्ती बैंकिंग मिल पाएगी? ये जो गरीब तबका है, आज उन सबको कहीं ना कहीं एक हक देने में, उनके रोजी रोटी चलाने में, उनका जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण एक उनका भाग है। और साथ ही साथ जो प्राइवेटाइजेशन का पूरा नीति है, जो देश को बेचने का, कॉर्पोरेट के हाथ में बेचने का जो एक नव उदारवादी पूरा जो नीति मोदी सरकार का है, उसके हम पूरे विरोध में हैं। तो इंदिरा गांधी जी ने हमारा नेशनलाइजेशन किया था बैंकों का, और अभी जो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं उसके खिलाफ हम लोग ये मोर्चा निकाला है। हमने भारत यात्रा की है और अभी ये मोर्चा निकल रहे हैं। हमें सरकार से इतनी दरख्वास्त है कि ये प्राइवेटाइजेशन रोक देना चाहिए और बैंकों को ऐसे ही रहना चाहिए जो कि देश के लिए भी हितकारी हो। फिर जॉब सिक्योरिटी सबसे पहली परेशानी है। अभी एक एज के बाद में हमें जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक एज तक ही वो जॉब मिलेगा। अभी वैसे भी जॉब्स है ही नहीं, गवर्नमेंट जॉब है ही नहीं अभी, और उसके बाद ये भी ख़त्म हो जाएगी अपॉर्चुनिटी, तो हम लोग कैसे आगे फेस करेंगे अपनी? प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर ये बिल पास हुआ तो वो आगामी विधानसभा चुनाव में भी सरकार का विरोध करेंगे। जनधन योजनाएं हैं जो मोदी सरकार ने ही, उसे हमने सक्सेसफुल किया है, ना कि प्राइवेट बैंकों ने। तो हमारी डिमांड ये है कि हमारे बैंकों को निजीकरण ना किया जाए। उसका हम जोर तोड़ विरोध करते हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं? क्या परेशानी? प्राइवेटाइजेशन किसी का भी हित में नहीं है। प्राइवेटाइजेशन सिर्फ कॉर्पोरेट का हित में है। वो एंटी एम्प्लॉय है, एंटी पीपल है, एंटी सोशल है। इसलिए हम लोग प्राइवेटाइजेशन विरोध कर रहे हैं। 3 कृषि कानून रद्द होने के बाद अब दूसरे मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे लोगों को लगता है कि सरकार उनकी मांगों पर भी ध्यान देगी। एक ऐसी ही लड़ाई बैंकों के निजीकरण के विरोध की है। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश की बात अब किन वोटों पर है, मायावती की नजर बताएंगे। और अब बात चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश की। पहले आपको बता दें बीजेपी खेमे में क्या हो रहा है। 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी उत्तर प्रदेश में 6 यात्राएं करने वाली है। बीजेपी के सूत्रों का कहना है कि यात्राएं जल्दी शुरू हो सकती हैं। ये यात्राएं उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों से होकर निकलेंगी। ये यात्राएं लखनऊ में खत्म होंगी, जहां पर बड़ी रैली होगी। पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण सम्मेलन करने के बाद मायावती की नजर अब अनुसूचित जाति के वोटों पर है। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए सुरक्षित 86 सीटों में से बीएसपी पिछली बार सिर्फ 2 जीत पाई थी। मायावती अब इन 86 रिजर्व्ड सीटों पर जीत के लिए लखनऊ में सम्मेलन कर रही हैं। काफी दिनों तक मायावती ने पार्टी महासचिव सतीश मिश्रा से सूबे भर में ब्राह्मण सम्मेलन करवाया। लखनऊ के ब्राह्मण सम्मेलन में वो खुद मुख्य अतिथि थीं। इनमें शंख बजे, मंत्रोच्चार हुआ और जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। अब मायावती अपने कोर वोट दलितों की तरफ आई हैं। उन्होंने प्रदेश की 86 सुरक्षित सीटों के अध्यक्षों का सम्मेलन बुलाया है और उन्हें जीत की रणनीति समझा रही हैं। और इस खास बैठक में तो प्रदेश की प्रत्येक ऐसी विधानसभा की सीट पर
पार्टी संगठन की सभी स्तर की कमेटियों के कार्यों की व खासकर पोलिंग बूथ की कमेटियों को जो कैडर दिए जा रहे हैं वो कैडर के कार्यों की तथा सर्व समाज में पार्टी के जनाधार को बढ़ाने की स्थिति की भी गहन समीक्षा आज की बैठक में की जाएगी। यूपी में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 86 सीटें सुरक्षित हैं। 2007 के चुनाव में बीएसपी 63 जीती और बीजेपी 7, जबकि 2017 के चुनाव में बीएसपी सिर्फ 2 जीती और बीजेपी 67। जानकार इसकी एक वजह दलित वोटों का बंटवारा भी मानते हैं। पिछले 2 साल में करीब 20 बीएसपी नेता समाजवादी पार्टी में जा चुके हैं। बीएसपी के कुल 18 विधायकों में से 11 निकाले जा चुके हैं। इनमें बीएसपी के विधायक दल के नेता लालजी वर्मा और प्रदेश अध्यक्ष रामअचल राजभर भी शामिल हैं। ये अक्सर पार्टी में मिशनरी दलितों की उपेक्षा के इल्जाम लगाते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे निकाले जाने के बाद मेरे दोस्तों थोक के भाव बड़े पैमाने पे, चाहे वो जौनपुर हो, बलिया हो, चंदौली हो, गाजीपुर हो, आजमगढ़ हो, मऊ हो, देवरिया हो, और मेरे दोस्तों अयोध्या हो, सुल्तानपुर हो, संत कबीर नगर हो, बस्ती हो, तमाम जिले के लोगों ने, बहराइच के लोग हैं, उन्होंने मेरे दोस्तों रिजाइन देने का काम किया है बीएसपी से। सुरक्षित सीटों पे चूंकि हर दल के उम्मीदवार अनुसूचित जाति जनजाति के ही होते हैं, ऐसे में दलित वोटों का बंटवारा हो जाता है। बीएसपी ने सभी सुरक्षित 86 सीटों पे जातियों की पहचान की है। अब मायावती सुरक्षित सीटों पे सवर्ण, हिंदू, ओबीसी और मुस्लिम वोट हासिल करने के लिए हर सीट पे उन जातियों के लोगों को जिम्मेदारी दे रही हैं। और इन सब के बारे में प्रदेश में पार्टी के ओबीसी व जाट समाज एवं मुस्लिम समाज के आज आए हुए हैं सभी पदाधिकारी अपने अपने समाज की छोटी छोटी बैठकों के जरिए ये सब बातें काफी कुछ बता रहे हैं, जिसके कारण इन वर्गों के लोग बड़ी संख्या में पार्टी से जुड़े हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 86 रिजर्व सीटों में से 67 जीत लेने की वजह यही थी कि इन सीटों पे सारे दलित उम्मीदवार होने की वजह से उनका वोट तो बढ़ गया, लेकिन बीजेपी की लहर में गैर दलित वोट का बड़ा हिस्सा उसे मिल गया। सुरक्षित सीटों पे ब्राह्मण वोट हासिल करने के लिए मायावती ने सतीश मिश्रा की ब्राह्मण टीम को जिम्मेदारी दी है। रिजर्व सीट्स पे हार और जीत अपर कास्ट या ओबीसी की जो या मुस्लिम्स, उनका जब वोट मिलता है तभी वो जीतते हैं, क्योंकि जो रिजर्व सीट्स पर रिजर्व ही कैंडिडेट रहता है तो रिजर्व वोटर वो आपस में बट जाते हैं, और जिसको सपोर्ट आउटसाइड सपोर्ट मिल जाए, अन्य बिरादरियों का मिल जाए सपोर्ट, तो वो जीत जाता है। यूपी में चुनाव है, चुनाव में अवाम है, अवाम की जातियां हैं, हर जातियों के कुछ समीकरण हैं जिसे बिठाने में हर पार्टी लगी है, मायावती भी। लखनऊ में कैमरामैन विनीत कुमार वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे है, बिहार में शराबबंदी की खुली पोल, विधानसभा परिसर में मिली बोतलें। देश की बात में खबर बिहार से। बिहार में शराबबंदी की सफलता पर सवाल उठते रहे हैं। इसका एक और उदाहरण चालू विधानसभा सत्र में उस समय देखने को मिला जब विधानसभा परिसर में शराब की बोतलें बरामद हुईं और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव द्वारा चुनौती दिए जाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सफाई देनी पड़ी कि वो इसकी जांच कराएंगे। बिहार विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने के पहले राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भाई वीरेंद्र और बीजेपी के विधायक संजय सरावगी में गाली गलौज। मिलावटी पैदाइश है तुम्हारी, मिलावटी पैदाइश है तुम्हारी, चुप। उसके बाद परिसर में शराब की बोतल पाए जाने पर इसका नजारा देखने के लिए विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी पहुंच गए। विधानसभा के कैंपस में मौजूद विधानसभा को जैसे ही सदन फिर शुरू हुआ, तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनकी शराबबंदी का सच बता दिया। कुछ दिन पहले ही बड़ी एक समीक्षा बैठक होती है, उस समीक्षा बैठक के ठीक बाद
जहां मुख्यमंत्री जी का चैम्बर मात्र 50 मीटर दूर नहीं है, वहां शराब की बोतलें पाई जाती है महोदय। ये पूरी तरीके से जो रियल पिक्चर जो शराबबंदी का है, जिस बात को हम लोग मजबूती से उठाते रहे हैं, और इतने सुरक्षा घेरा के बाद, जिस सुरक्षा घेरा में कई किलोमीटर तक आना जाना बंद कर दिया जाता है जब मुख्यमंत्री जी मौजूद रहते हैं महोदय। कुछ दिन पहले भी शपथ कई अधिकारियों को, अध्यक्ष महोदय, नहीं, ये मसला महोदय बहुत बड़ा मसला है। ये विधानसभा के कैंपस में अगर शराब मौजूद है तो मुख्यमंत्री जी को पद पे रहने का नैतिक जिम्मेवारी एकदम नहीं है महोदय। तो यहाँ पर कैसे शराब का बोतल आया, और ये मामूली बात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उन्हें इस बरामदगी के बारे में जानकारी नहीं थी, जबकि पिछले कई घंटे से वो अपने चेंबर में बैठे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अगर यहाँ पर कहीं बोतल है और कहीं इस प्रकार से कोई इधर से उधर कर रहा है, तो कोई तो गड़बड़ करने वाला होता ही है। हम तो प्रार्थना करेंगे एकदम पूरे जांच को अलाउ करा दीजिए, और कहीं पर कोई भी आदमी अगर इस कैंपस में भी रहता है और यहीं पर सब लोग बैठे हुए हैं सेक्रेटरी वगैरह, मैं तो यही चाहूंगा कि एक एक चीज को देखिए कि यहां पर कैसे आया, कहां से आया, कौन आया। तो एक एक चीज को पूरे मजबूती के साथ और पूरी गंभीरता के साथ इस बात के बारे में जांच करना चाहिए, और जो कुछ भी इसमें जो कुछ भी है उस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हम तो यही चाहेंगे, निश्चित रूप से यही चाहेंगे। तेजस्वी यादव द्वारा चुनौती दिए जाने के बाद नीतीश कुमार ने इस मामले में कार्रवाई करने का आश्वासन तो दिया है, लेकिन उनके शासनकाल का यह भी एक सच है कि पिछले साल मंत्री रामसूरत राय के परिवार के लोगों के प्रतिष्ठान से जब भारी मात्रा में शराब की बरामदगी हुई थी तो स्थानीय पुलिस ने मूक दर्शक बनना बेहतर समझा था। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, NDTV इंडिया के लिए।